हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सिमुलेशन। जो ये सिमुलेशन है ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कवर है, इंटरमीडिएट में, सीएमए इंटरमीडिएट में और सीएमए फाइनल के स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी ये पार्ट कवर किया हुआ है। सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। जैसे सीएमए इंटर में आपने पढ़ा है बिल्कुल सेम सीएमए फाइनल में है। ठीक है, हम हमारा करने वाले सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, ये आप थ्योरी जो है जितनी भी होगी इसकी बुक से पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। सिमुलेशन का मतलब आपको कुछ रैंडम नंबर दिए जाएंगे, उनसे आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे ये बताना है कितनी डिमांड हो सकती है, हमारी कितनी सेल हो सकती है। मतलब हमें एक्सपेक्टेड निकालना है कितनी सब सेल हो सकती है, कितनी हमारी डिमांड होगी। ठीक है, कॉस्ट निकालना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड सेल, ये सब निकालना। ठीक है, हमें क्या दिया होगा, हमें दिया होगा संभावना कुछ होने की कि इतना बिकेगा, इसकी संभावना इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी। ठीक है, उसके बेस पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी के बेस, वहाँ पे मिलेगी हमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमें निकालना है कि हमें कुछ रैंडम नंबर मिलेंगे कि कितनी सेल होगी, कितनी कॉस्ट निकलेगी। मतलब सारा यहाँ पे काम प्रोबेबिलिटी का है, अंदाज़ा लगाना है। मतलब सीधी सी बात कह रहा हूँ, अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, ऐसे तो आप अंदाज़ा लगा नहीं पाओगे, तो कुछ बेसिस चाहिए ना अंदाज़ा लगाने के लिए। तो उस बेसिस को हम सिमुलेशन से निकालेंगे बस, और कुछ नहीं है। आप 1 से 2 इलस्ट्रेशन देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 26 देखिए। स्टेट द मेजर 2 रीजंस फॉर यूजिंग सिमुलेशन टू सोल्व अ प्रॉब्लम। बताओ 2 रीज़न बताओ सिमुलेशन यूज़ करने के, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप अपने बुक से कवर कर सकते हो। हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे आएंगे। A confectioner sells confectionery items. Part detail of demand per week in 100 kilograms and with frequencies given below. हमें डिमांड दी है पर वीक, डिमांड होने के चांस 0, 5, 10, 15, 20 और 25। ये होने की फ्रिक्वेंसी ये दी हुई है। आपको ये फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर दिए हैं, कुछ ये रैंडम नंबर हैं। आपको जनरेट करनी है डिमांड नेक्स्ट 10 वीक्स की, और आपको फाइंड आउट करना है एवरेज डिमांड कितनी रहेगी पर वीक। 10 वीक की फाइंड आउट करनी है, कितने नंबर है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यहाँ तक कि हमें एवरेज डिमांड निकालनी है। ठीक है, पहले हम इसके बेसिस पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, डिमांड की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और फिर इन नंबर्स को हम उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये बताएंगे डिमांड कितनी होगी। क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 26 हमारे पास। ये स्टेप बता रहा हूँ आपको, ये स्टेप फॉलो कर लीजिए, हर क्वेश्चन में लगभग यही स्टेप चलेंगे। हमारे पास फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ डाटा। हमें पहले डाटा की रेंज निकालनी पड़ेगी। हमारे पास दिया डिमांड पर वीक, उसके बाद हमें दी हुई फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिमांड और फ्रीक्वेंसी। तो हम इस डिमांड और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हमें निकालनी पड़ेगी इसकी एक रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगी, ये स्टेप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, साथ के साथ सभी क्वेश्चंस में सिमुलेशन के यही स्टेप फॉलो होने हैं। डिमांड हमें दी है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 15, 20, 25, और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 2, 11, 8, 21, 5 और 3। ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है। हम टोटल का फ्रीक्वेंसी का टोटल करें तो ये हमारे पास आएगा 2, 11, 8, 21, 5 एंड 3, ये आएगा 50। अब हम यहाँ निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। ये फ्रीक्वेंसी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल से कंपैरिजन करेंगे तो 2/50, ये आएगी 0.04। उसके बाद 11/50, 11/50, ये आएगी 0.22। उसके बाद 8/50, ये आएगा 0.16। उसके बाद 21/50, ये आएगा 0.42। 5/50, 0.10।
उसके बाद हमारे पास 3/50, ये आएगा 0.06। अब आपको निकालनी है क्यूम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये स्टेप सारे क्वेश्चन में फॉलो होंगे, इन स्टेप को नोट करते जाइए बस। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, इसके बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, इसका क्यूमुलेटिव निकाल देंगे हम। तो ये आएगा 0.04, 0.26, 0.26 प्लस 0.16, 0.42 प्लस 0.42, 0.84 प्लस 0.10, 0.94 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इनका हमने क्यूमुलेटिव कर दिया ये टोटल, फिर इन दोनों का टोटल, फिर इसमें ये ऐड किया, फिर इसमें ऐड, ऐसे। उसके बाद हम निकालेंगे रेंज निकलेगी 0 से लेके 0.3 तक। ये 0.04 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 नेक्स्ट पे आएगा। 0.4 से 25, यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे 25 तक आएगा, 26 यहाँ आएगा। 26 से 41, 42 से यहाँ 84 है तो 83, एंड यहाँ पे जाएगा अब 84 से 93 एंड 94 से 99 तक। यहाँ पे 100 मत कर देना, 99 आएगा। जो यहाँ पे नंबर दिया उससे एक नंबर पीछे वाला आता है यहाँ। ठीक है, ये हमारे निकल गई डाटा की रेंज। अब हमें निकालना है यहाँ पे रैंडम नंबर के बेसिस पर हमें निकालनी है डिमांड। तो हम निकालते हैं डिमांड। तो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिमांड, कैलकुलेशन ऑफ डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स। हमें नेक्स्ट 10 वीक्स के लिए डिमांड निकालनी है। तो हमारे पास आएगा वीक, रैंडम नंबर, रेंज। ये वाला कॉलम ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो मर्जी है, ना लिखना चाहो तो मर्जी है। मैंने लिख दिया वीक, रैंडम नंबर, डिमांड एंड रेंज एंड डिमांड। हमारे पास आएगा वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमारे पास रैंडम नंबर कितने दिए हैं, ये देखो। हमारे पास रैंडम नंबर 10 तक ये दिए हैं, 35, 52, 13, 19। तो हम ये लिख देते हैं 35, 52, 13, 90, 23, 73, 34, 57, 35 और 83। क्वेश्चन में हमें 10 वीक से आगे का डाटा भी दिया है, पर लेकिन इसमें देखो 10 वीक यहाँ 83 पे आके ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद का भी डाटा दिया है, पर लेकिन ये डाटा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ 10 वीक के लिए, और 10 वीक यहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं। तो बताओ 35 किस रेंज में आ रहा है, ये देखो जो हमने रेंज निकाली थी 35 कहाँ रहा है, 35 इनके बीच में आ रहा है 26 से 41। मैं बता देता हूँ यहाँ 26 से 41 के बीच में आ रहा है 35, और 35 पे डिमांड कितनी है, ये देखो 26 से 41 के बीच में आ रहा था 35, और इस पे डिमांड कितनी है, कितने नंबर वाला है, 3rd नंबर पे, तो इस पे डिमांड कितनी है 10। बस यही करना है इसमें, इन सभी के लिए अब यही होगा, डिमांड कितनी होगी 10। अब 52 देखो कहाँ आता है, 52 कहाँ आ रहा है, 42 से लेके 83 की रेंज में आ रहा है, 42 से लेके 83 की रेंज में आ रहा है। और यहाँ पे डिमांड कितनी है 42 से 83 की रेंज पे, 42 से 83 की रेंज कितना है, 1, 2, 3, 4th नंबर पे, तो 1, 2, 3, 4 में 15, तो ये हमारे पास आएगी 15। उसके बाद 13 कहाँ आ रहा है, ये देखो 13 आ रहा है 2nd नंबर पे, 4 से लेके 25, तो लिख देता हूँ मैं इसे 4 से लेके 25 के बीच में आ रहा है 13, और इस पे डिमांड कितनी है 4 से 25, मतलब 2nd नंबर पे डिमांड है 5। अब 90 देखो कहाँ आ रहा है, इसमें 90 आ रहा है लास्ट 2nd पे, 84 से 93,
84 से 93, इसके बीच में आ रहा है 90 और इस पर डिमांड कितनी है, डिमांड दी हुई है 20। उसके बाद हमें निकालना है 23, तो 23 आ रहा है, ये रहा ऊपर लिखा हुआ 4 से 25 के बीच में 23 आ रहा है, ठीक है। और इस पर कितनी डिमांड थी 5। 73 कहाँ आ रहा है, हमने लिखा है कहीं 70, ये रहा 42 से 83 के बीच में आ रहा है, 42 से 83 के बीच में 73 और इस पर डिमांड है 15। अगर यहाँ से ना देखना चाहो तो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख के कर लो, एक ही बात पड़ेगी। 34 कहाँ आ रहा है, 34 आ रहा है 26 से 41 में और इस पर डिमांड कितनी है 10। उसके बाद 57 कहाँ आ रहा है 42 से 83 में और इस पर डिमांड कितनी है 15। उसके बाद हमारे पास है 35 कहाँ आ रहा है, 35 आ रहा है आपका 26 से 41 की रेंज में, 26 से 41 और डिमांड है यहाँ पे 10। 83 कहाँ आ रहा है, ये रहा 42 से 83, इस पे कितनी है 15। तो ये आएगी टोटल डिमांड 10 वीक्स के लिए। तो कोड कर देते हैं टोटल 10, 15, 5, 25, 15, 10, 15, 10 एंड 15, ये आ जाएगी 120। ये हमारे पास है टोटल डिमांड, ये आएगी हमारे पास टोटल डिमांड। क्वेश्चन ने हमसे कहा था निकालो एवरेज डिमांड, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज डिमांड आएगी 120 डिवाइड बाई 10 वीक्स, हमें 10 वीक्स के लिए निकाल रहे हैं तो आएगा 12। तो एवरेज देखा जाए तो हर हफ्ते 12 यूनिट्स की डिमांड है, ठीक है। ये लीजिए ये हमारा क्वेश्चन था। अब सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट सा बदल जाएगा, मतलब करना सारा सभी में लगभग यही है, पर थोड़ा सा करने का तरीका बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखो, द मैनेजर ऑफ अ बुक स्टोर हैज़ टू डिसाइड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स लॉ बुक टू होल्डर। एक दुकानदार है जो कि बुक स्टोर चलाता है, अच्छा उसके पास उसको डिसाइड करना है कि कितनी नंबर ऑफ टैक्स की बुक मैं अपने पास रखूँ हर साल। एक बुक की उसको कॉस्ट आती है 60 रुपये और वो उसको 80 रुपये में बेचता है। अच्छा सम ऑफ द टैक्स लॉ हर साल चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी कॉपी अगर अनसोल्ड रह गई, जो बिना बिके रह गई, उसे हम सोल्ड कर सकते हैं 30 रुपये में। ओके, फ्रॉम मतलब जो बची हुई बुक रहेगी जो सेल नहीं हुई, एक असेसमेंट ईयर की जो सेल नहीं हुई, अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में तो वो बिकेगी नहीं, तो वो वेस्ट है और उसे हम 30 रुपये के हिसाब से सेल कर सकते हैं। फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स, अगर हम पीछे के रिकॉर्ड से देखें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड फॉर दिस बुक हैव बीन ऑब्टेन्ड एज फॉलो। जो पीछे की हमने पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे अगर उसकी डिमांड देखी जाए तो डिमांड ये रहती है और डिमांड ये होने के चांसेस इतने हैं, ठीक है। 15 बुक बिकेगी ये चांस 5% है, 16 बुक बिकेगी ये चांस 8% है, 17 बुक बिकेगी ये 20% है, ठीक है। ये डिमांड दी है, तो मैं कह सकता हूँ ये प्रोबेबिलिटी है कि ये होने के चांस इतना है, ये होने का, ये फ्रिक्वेंसी नहीं है। फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होगा तो क्वेश्चन खुद बताएगा यहाँ लिख के फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कभी भी ऐसे नहीं होगी 0.05 ऐसे नहीं होगी, वो होगी 10, 15, 20, 30 ऐसे लिखा होगा तो वो फ्रीक्वेंसी है। और अगर इस तरह से दी हो 0.05, 0.08 ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट कीजिए डिमांड 20 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए डिमांड जनरेट करो और कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट ऑब्टेनेबल अंडर ईच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन ओपन टू द मैनेजर। मतलब ये कह रहा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है हर वो तरीके से जो तरीका मैनेजर के सामने ओपन है। मैनेजर के सामने एक तरीका नहीं है, मैनेजर के सामने काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। मैनेजर 15 बुक मंगा सकता है, 16 मंगा सकता है, 17 मंगा सकता है, 18, 19 कितनी भी बुक मंगा सकता है। तो ये कह रहा है कि मैनेजर के सामने जितने भी एक्शन प्लान ओपन है, तो जितने भी एक्शन के लिए ऑप्शन ओपन है, जितने भी तरीके वो यूज़ कर सकता है, सभी तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ। और व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पॉलिसी, बताओ क्या ऑप्टिमल पॉलिसी होनी चाहिए। और ये हमारे पास रैंडम नंबर दिए हैं 14, ये 20 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ ये 20 है। तो अब आपको इसके लिए निकालनी है डिमांड, और आपको जितने भी तरीके हो सके, जितने भी तरीके मैनेजर यूज़ कर सकता है, उन सभी तरीक़ों से एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है। तो हमारा मेन जो पहला स्टेप है वो ये है कि इसका रेंज निकालना है इस डाटा का।
और बाद में इसका हम देखते हैं, ये बाद में होगा, पहले हमें रेंज निकालना है डाटा के। ठीक है, इलस्ट्रेशन 27 पहले हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ डाटा। तो हमारे पास दी है डिमांड, उसके बाद हमारे पास दी है प्रोबेबिलिटी। इसका हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। इसका निकलेगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, उसके बाद निकालेंगे हम रेंज। हमें क्या है, बस इस डाटा के रेंज निकालनी है। अच्छा, हमें डिमांड दी है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जब मैं इंटरमीडिएट में था CMA में, जब मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो मुझसे नहीं हुआ था ये क्वेश्चन उस टाइम पे, और मुझे समझ में आ रहा है कि उस टाइम क्यों नहीं हुआ था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैंने एक टाइम ऐसा भी था इस क्वेश्चन को स्किप भी किया था कि इसको फिर देखेंगे। तो जब एक थोड़ा बहुत इसको मैंने ट्राई किया अच्छे से, तो फिर मेरे को समझ में आया था इसमें है क्या। देखिए 0.05, 0.08, 0.20, 0.45, ये क्वेश्चन में ही दी हुई है प्रोबेबिलिटी। 0.10, 0.07, 0.03 एंड 0.02। तो ये हमारे पास आएगा क्यूमुलेटिव 0.05। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 0.05, 0.08, 0.13, 0.13, 0.33, उसके बाद हमारे पास आएगा 0.33, 0.45, 0.78 प्लस 0.88, 0.07, 0.95, 0.98 एंड 1। ठीक है, हमने इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल दी। हम इस डाटा का रेंज निकाल लेते हैं अब। 0 से 04, 0 से 5, 05 से लेके 12 तक हमें इसे एक नंबर पहले लेना होता है, ये वाला नंबर नेक्स्ट में आता है। 13 से 32, 33 से 77, 78 से 87, 88 से 94 और 95 से 97 और 98 से लेके 99 तक, ये डाटा की रेंज है। ठीक है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब मैं करता हूँ इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब जो मैनेजर के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, कौन से अल्टरनेटिव को, अब आप कहोगे आपको कैसे पता कि कितने सारे अल्टरनेटिव है, वो मैं अभी बताऊंगा। अब उसके सामने काफ़ी सारे अल्टरनेटिव है, कौन सा अल्टरनेटिव बेनिफिशियल है वो निकालना है। देखो वेट ए सेकेंड। हाँ देखो, मेरे पास डिमांड आ सकती है 15 बुक की, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो मैनेजर के सामने कितने ऑप्शन हैं? मैनेजर के सामने ये 7 ऑप्शन है। या तो वो अपने पास 15 बुक रखे, या 16 बुक रखे, या 17, या 18, या 19, या 20, या फिर 21, या फिर 22। इतने बुक रख सकता है अपने पास। तो इसने कहा कि सारे अल्टरनेटिव जो भी अवेलेबल है उसके अंदर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। तो मैं कहता हूँ अगर मैं 15 बुक रखूँ अपने पास तो कितना प्रॉफिट होगा, 16 रखूँ तो कितना, 17 रखूँ तो कितना, 18, 19, 20, 21, 22, इतनी बुक रखूँ तो कितना प्रॉफिट होगा। ये है वेरियस अल्टरनेटिव्स कि कौन से अल्टरनेटिव में ज़्यादा बेनिफिट हमें रहेगा। तो देखो
अभी दिखाते हैं। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, पहले तो हम लेंगे हमारे रैंडम नंबर्स। उसके बाद हम लेंगे हमारी, मैं यहाँ पे रेंज का कॉलम अब नहीं बना रहा हूँ। रेंज का कॉलम बनाना कोई ज़रूरी नहीं था, वो बस मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बना दिया था। बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी, इसलिए मैं रेंज का कॉलम यहाँ नहीं बना रहा। तो रैंडम नंबर, देन डिमांड, उसके बाद आएगा हमारे पास स्टॉक अनसोल्ड। इफ मैं कह सकता हूँ बुक्स अनसोल्ड इफ स्टॉक इज, कितनी बुक अनसोल्ड रहेगी अगर मैं अपने पास स्टॉक रखूँ। ये वेरियस अल्टरनेटिव है। बताओ कितनी बुक अनसोल्ड रहेगी अगर मैं स्टॉक अपने पास रखूँ। 15 बुक का, 16 बुक्स का, 17 बुक्स का, 18 बुक्स का, 19 बुक्स का, 20 बुक्स का, 21 बुक्स का और 22 बुक्स का। आपके स्टडी मटेरियल ने शायद 16, 17 और 18 पे कैलकुलेट किया है, बाकियों पे कैलकुलेट नहीं किया, पर लेकिन हमें तो सभी पे कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, बुक ने तो इन तीनों पे कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब हमें कैसे पता कि ये तीनों पे ही कैलकुलेट करने हैं? वो तो बुक ने कैलकुलेट कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा भाई 16 पे करें, 17 या 18 किस पे करें? हमें तो सभी पे निकालना पड़ेगा। हम तो पहली बार सोल्व कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें तो सभी पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप ये देखिए, बस ये अल्टरनेटिव अवेलेबल है मैनेजर के पास कि वो या तो 15 बुक अपने पास रखे, 16 रखे, 17 रखे, 18, 19, 20। अगर इतनी इतनी बुक रखता है तो कितनी बुक अनसोल्ड रह जाएगी? तो पहले हम लिखते हैं रैंडम नंबर्स। तो हमारे पास जो रैंडम नंबर दिए हैं वो दिए हैं 14, 02, 93, 99, 18, 71, 37, 30, 12, उसके बाद हमारे पास 10, ट्वेल्व, 10, उसके बाद हमारे पास 88, 13, 00, 57, 69, 32, 18, 08, 92 और 73। ये हमारे पास रैंडम नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ इसका कि इसमें कितना हमारा, इस रैंडम नंबर पे डिमांड कितनी होने वाली है। अब जैसे 14 है, अब ये 14 कहाँ आ रहा है? 14 आ रहा है इसके बीच में, तो डिमांड कितनी होने वाली है? 17। ठीक है, तो डिमांड होने वाली है हमारे पास 17। तो ऐसे ही मैं इनको फटाफट कर लेता हूँ। 2 पे आएगी 15, 93 पे हमारे पास आने वाली है 20, 99 पे हमारे पास आएगी 22, 18 पे हमारे पास आने वाली है 17, 71 पे हमारे पास आएगी, 71 पे है 18, उसके बाद 37 पे हमारे पास आएगी 18, 30 पे आएगी, 30 पे आएगी हमारे पास 17, 12 पे हमारे पास है 16, 10 पे हमारे पास आएगा 16, 88 पे हमारे पास है 88 पे 20, उसके बाद 13 पे फिर से हमारे पास आएगा 17, 00 पे हमारे पास आएगी 15। ये देखो यहाँ पे 00 लिखा है, इसको ज़ीरो मत समझ लेना कि बिल्कुल ही ज़ीरो है। ये देखो हमारे पास ये रेंज स्टार्ट हो रही है 00 से 04, तो यहाँ पे 00 लिखा हुआ है तो वो 15 आएगी। उसके बाद हमारे पास दिया 57, तो 57 पे हमारे पास आने वाली है 18, 69 पे हमारे पास आने वाली है 18, 32 पे हमारे पास आएगी 17 और 18 पे हमारे पास आने वाली है 17 और 8 पे हमारे पास आएगी 16, 92 पे हमारे पास आने वाली है 20,
73 पे हमारे पास आने वाली है 18। 83 पे हमारे पास 18। अब देखो हमारे पास डिमांड रहेगी 17। अब एक बात बताओ, मेरे पास डिमांड है 17 बुक्स की, मेरे पास सिर्फ 15 ही बुक्स है, क्या कुछ अनसोल्ड रहेगा? कुछ भी नहीं। मेरे पास सिर्फ 15 बुक पड़ी हैं, जैसे ही 15 बेच दूंगा उसके बाद बल्कि 16वां बंदा आएगा मेरे पास लेने तो मैं कहूँगा नहीं बुक नहीं है, सारी बुक बिक गई हमारे पास। 17वीं लेने आएगा तो मैं कहूँगा नहीं सारी बिक गई। तो 16th और 17th बुक की हमारे पास डिमांड तो है लेकिन बुक कुछ है ही नहीं, क्योंकि 15 बुक हमने मंगाई थी, 15 बिक गई। और 16th और 17th जब पर्सन उसको लेने आएगा तो हम कहेंगे नहीं है भाई बिक गई, तो यहाँ पे अनसोल्ड कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, डिमांड आने वाली 17 बुक की और हमारे पास 16 ही पड़ी है, कुछ अनसोल्ड नहीं, यहाँ पे भी कुछ अनसोल्ड नहीं। डिमांड है 17 बुक की और हम हमारे पास रख के बैठे हैं 18 बुक, तो एक बुक अनसोल्ड रह जाएगी। यहाँ पे 2 बुक, यहाँ पे 3 बुक, यहाँ पे 4 बुक और यहाँ पे 5 बुक। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो 19 बुक हैं और हमारे पास डिमांड 17 की है, तो इसका मतलब 2 बुक हमारी अनसोल्ड रह जाएंगी। इसी तरीके से मैं बाकी निकालता हूँ। देखो 15 की डिमांड है और 15 की ही बुक है, 15 डिमांड है और 15 ही बुक पड़ी हैं, तो कुछ भी नहीं। डिमांड 15 की लेकिन बुक पड़े हैं 16, इसका मतलब एक बुक वहाँ पे फालतू रहेगी। और सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 और 7 बुक्स ऐसे अनसोल्ड रह जाएंगी। यहाँ 20 बुक्स हैं, सॉरी डिमांड है 20 की, बुक है 15, तो सारी बिक जाएंगी। 17 भी, 18 भी, 19 20। डिमांड है 21 की, मतलब 21 बंदे लेने आए, और सॉरी 20 की डिमांड है और 21 बुक हैं, 20 बंदे लेने आए तो एक बुक हमारे पास अनसोल्ड रही और यहाँ पे 2 बुक अनसोल्ड रहेगी। ठीक है, 22 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं। 21 यहाँ भी, यहाँ पे कुछ अनसोल्ड नहीं रहेगी, सब बिक जाएगी। 17 तो हमारे पास फिर बुक पड़ी है 15 की, डिमांड है 17, कुछ भी अनसोल्ड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इतनी अनसोल्ड रहेगी है, क्योंकि देखो 17 की डिमांड है, बुक पड़ी है 18, 17 बुक तो मैं बेच दूंगा और एक बुक अनसोल्ड रह जाएगी। और सिमिलरली ऐसे यहाँ पे 5 बुक रहेगी, यहाँ पे 4। 18 15 16 17 18 तक कुछ नहीं, 1 2 3 4, या फिर मैं शॉर्टकट बताऊँ आपको, जैसे यहाँ 18 है ना, 18 तक तो 0 कर दो, उसके बाद लिख दो 1 2 3 4। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई भाई रटना ही चाह रहा है, ज़्यादा ही रटना चाह रहा है, तो ऐसे कर लो। जैसे यहाँ से 17 है ना, 17 तक तो 0 कर दो, 17 तक 0 कर दो, उसके बाद लिख दो आप 1 2 3 4 5। 16 है तो 16 तक 0 कर दो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ 16 फिर से 1 2 3 4 5 6। कोई ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 16 का ही स्टॉक है और 16 की डिमांड है, 17 बुक पड़ी हैं और लेकिन बिकी सिर्फ हमारे पास 16 बुक, तो एक बुक अनसोल्ड रहेगी। ठीक है, 20 तक 0 कर दो, उसके बाद आप 20 तक इसे 0 कर दो, उसके बाद 1 2 3 4 लिख दो जितनी भी बस्ती हैं। 17 तक 0, उसके बाद 1 2 3 4 5। 15 तक 0, 1 2 3 4 5 6 और 7। 18 तक इसको कर देंगे हम 0, उसके बाद 1 2 3 4। अगेन 18 तक 0, 1 2 3 एंड 4। 17 तक 0, 18 में 1 2 3 4 5, फिर से 17 तक 0, 1 2 3 4 5। 16 तक 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 20 के लिए 20 तक इसे 0 कर देंगे, 19 20, फिर उसके बाद 1 और 2। देन उसके बाद 18 तक 0, 18 तक कुछ भी नहीं, उसके बाद 19 1 2 3 और 4। बस अब हमें टोटल करना है कि कितनी बुक्स अनसोल्ड हैं। अगर हमारे पास 15 की बुक का स्टॉक रखें तो कुछ भी अनसोल्ड नहीं है, सब बिक जाएगी। अगर हमारे पास 15 बुक रखें तो हम यहाँ पे आएगा नील और यहाँ पे आएगी 6। अगर हमारे पास 16 का स्टॉक रखें, 16 बुक हमारे स्टॉक में रखें तो कितनी अनसोल्ड रहेगी? 1 2, सिर्फ 2 बुक्स अनसोल्ड रहेंगी। और ये 2 बुक्स कितनी 20 सालों में अनसोल्ड रहेंगी। ये देखो ये डाटा 20 सालों का दिया हुआ है, तो 20 सालों में 2 बुक अनसोल्ड रहने वाली हैं यहाँ। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 3 4 5 6 और 1 7, यहाँ पे 7 बुक अनसोल्ड रहेंगी। उसके बाद हमारे पास है 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 और 18, यहाँ पे 18 बुक्स अनसोल्ड रहने वाली हैं। 19 पे देखते हैं 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 26 और 4 30, 33 और 1 34। तो यहाँ पे 34 बुक अनसोल्ड रहेंगी। यहाँ देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 and 22, 26, 26, 27, 28, 29। उसके बाद आएगा 34, 34 और 2 34, 36, 36 और 2 38, 38, 38 और 3 41, 41 और 3 44, 44 एंड 4 48, 48 और 2 50। अगर हम हमारे पास 20 बुक का स्टॉक रखें, अगर हमारे पास 20 बुक का स्टॉक रखें तो 50 बुक ऐसी है जो अनसोल्ड रह जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं 6 और 4 10 और 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25 और ये हो जाएगा 35, 35 और 40, 46, 49। उसके बाद आएगा 52, 52। उसके बाद आएगा 60, 65, 65 और 4 69। यहाँ पे 69 बुक्स अनसोल्ड रह जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 5, इसको हम फटाफट कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 5 7 2 5 4 4 5 6 6 2 5 7 4 4 5 5 6 2 एंड 4। यहाँ पे आएंगी 88 बुक्स। ये हो जाएंगी 88 बुक्स, ये लास्ट वाली 88 बुक्स। ये वेरियस अल्टरनेटिव्स थे। इन वेरियस अल्टरनेटिव्स में अगर हमारे पास 15 का स्टॉक रखे, 16 का, 17 का, 18, 19, 20, 21, 22, तो डिमांड को कंपेयर करते हुए इतनी बुक्स जो है वो अनसोल्ड रह जाएंगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आएगा स्टॉक ऑफ बुक्स, स्टॉक ऑफ बुक्स कैलकुलेशन, ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट्स और ये हमारे पास आएगा एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं रखता हूँ अपने पास 15 बुक, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, यही हमें अल्टरनेटिव्स दिए हुए थे क्वेश्चन में भी, इधर हमने सोल्व किया जब कि हम हमारे पास अगर 15 बुक रखे, 16, 17, 18, 19 बुक्स, अगर इतनी बुक्स रखें हमारे पास तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। देखो 15 बुक 20 सालों के लिए, इसमें से कितनी बुक अनसोल्ड रहेंगी। अगर हम 15 बुक का स्टॉक रखें तो अनसोल्ड बुक कुछ भी नहीं है। 16 का स्टॉक रखें तो अनसोल्ड बुक है 2। यहाँ पे 7, 18, 34, 50, 60, 9 और 88, ये इतनी अनसोल्ड बुक्स रहेंगी अलग अलग अल्टरनेटिव्स में। अब देखो अगर 15 रखें तो हमारे पास 15 इंटू 20 मतलब एक साल की 15 बुक है तो 20 सालों की टोटल बुक निकल गई। उसमें से कितनी बुक अनसोल्ड रहेंगी और एक बुक के ऊपर कितना रुपीस का प्रॉफिट है। देखो मैं बुक को बेचता हूँ 80 के हिसाब से और लेके आया हूँ 60 के हिसाब से, इसका मतलब मेरे पास 20 रुपये पर बुक प्रॉफिट है। तो इंटू 20, ये तो होगा जितनी बुक मैं सेल करूँगा उसके ऊपर प्रॉफिट। इसमें से माइनस करूँगा कितनी बुक ऐसी है जो अनसोल्ड रहेंगी। यहाँ पे तो कोई भी बुक अनसोल्ड नहीं थी। 15 बुक का अगर स्टॉक रखता हूँ तो कोई बुक अनसोल्ड नहीं रहेगी। और हमारे पास लॉस कितना है अनसोल्ड बुक रखने का। ये देखो मैं बुक लेके आता हूँ 60 रुपये की और मुझसे अगर कोई अनसोल्ड रह जाएगी तो उसे मैं 30 रुपये के हिसाब से बेच सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं 60 रुपये की बुक लेके आया कोई
और 30 रुपये के हिसाब से अनसोल्ड रहेगी तो उसे बेच सकता हूँ। इसका मतलब अल्टीमेटली मेरा 30 रुपये का नुकसान है। अगर भी कोई भी बुक अनसोल्ड रह जाती है तो 60 रुपये की तो मैं उसे लेके आया हूँ, 30 रुपये की उसे अनसोल्ड बुक को मैं बेच सकता हूँ, कोई भी अनसोल्ड रहेगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली 60 की मैं लेके आया, 30 रुपये मेरे को रिकवरी हो जाएगी अनसोल्ड बुक पे। तो अल्टीमेटली मेरी जो कॉस्ट लगी है वो 30 रुपये ही लगी है अनसोल्ड बुक पे। देखो तो 0 बुक अनसोल्ड रहेगी, 15 बुक का अगर स्टॉक रखता हूँ तो, और 30 रुपये पर बुक के हिसाब से लॉस है। तो इसे निकालेंगे 15 इंटू 20, और इसमें से कोई बुक अनसोल्ड है तो वो माइनस कर देंगे, कुछ भी अनसोल्ड नहीं तो -0, और इंटू में 20, ये आएगा 6000। ये 6000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है 20 सालों के लिए है। तो एवरेज कितना आएगा, डिवाइड बाय 20, 300 रुपये। तो सिमिलरली बाकी सभी के लिए भी ऐसे निकालेंगे। देखो 16 बुक्स हैं पर ईयर की, 20 ईयर्स के लिए कितनी बनती है, और 16 बुक का स्टॉक रखे तो 20 ईयर्स में कितनी अनसोल्ड रह जाएंगी, ये दिया हुआ। अगर हमारे पास 16 बुक का स्टॉक है तो 2 बुक अनसोल्ड रहेंगी, यहाँ से 2 बुक अनसोल्ड रहेंगी, माइनस किया 2, 2 बुक अनसोल्ड रहेंगे, टोटल बुक इतनी 2 नहीं बिकेंगी, और इनटू में 20 रुपये पर बुक के ऊपर प्रॉफिट होगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 बुक नहीं बिकेगी और अनसोल्ड बुक पे 30 रुपये का लॉस होगा, ये प्रॉफिट निकलेगा, और इसमें से माइनस कर देंगे लॉस तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। 16 इंटू 20, टोटल बुक मेरी 20 सालों में 320 बुक बिकेंगी, और 320 में से 2 बुक नहीं बिकेंगी, और पर बुक पे 20 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये आएगा 6360, और इसमें से माइनस करेंगे 60 रुपीज़ का लॉस, तो आएगा 6300, और हम इसे डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये आएगा 315। अब सभी के लिए ऐसे सोल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके आप सभी के लिए सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 17 बुक्स हैं, 20 सालों के लिए टोटल बुक कितनी होगी, इसमें से कितनी अनसोल्ड रहने वाली है, इसमें से 7 बुक अनसोल्ड रहने वाली हैं, तो टोटल इतनी बुक बिकेंगी, इतनी टोटल है, इसमें से 7 नहीं बिकेगी, तो बाकी बची हुई बुक पे 20 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट, और इसमें से माइनस करेंगे 7 बुक अनसोल्ड है, और एक बुक पे 30 रुपये का लॉस है जो अनसोल्ड बुक है। 17 इंटू 20 माइनस 7, तो टोटल बुक आ गई 333, और एक बुक पे 20 रुपये का प्रॉफिट, यह आ गया 6660, और ये इतना का लॉस 7 3 21 माइनस 210, तो ये आएगा 6450, 6450 डिवाइड बाय 20, तो एवरेज प्रॉफिट 322.5। सिमिलरली 18 बुक्स के लिए निकालेंगे, 18 बुक पर ईयर, तो 20 ईयर्स में कितनी बुक बन जाएंगी, वो 20 ईयर्स की कितनी बुक, और 18 बुक का स्टॉक रखे तो कितनी अनसोल्ड रह जाएंगी। हमारे पास था 18 बुक्स, 18 बुक्स अनसोल्ड रह जाएंगी, इतनी बुक टोटल बुक है, इतनी अनसोल्ड रह जाएंगी, तो ये आएंगी बुक सोल्ड, और एक बुक पे 20 रुपये का प्रॉफिट है, और माइनस करेंगे 18 बुक्स अनसोल्ड रहेंगी, और 30 रुपीज़ पर बुक के ऊपर लॉस है। तो ये टोटल आएगा 6300 जब हम इसे सोल्व करेंगे, और डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये आएगा 315। उसके बाद देखते हैं 19 बुक्स हैं पर ईयर, तो 20 ईयर्स के हिसाब से कितनी, और कितनी बुक अनसोल्ड रह जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा 34 बुक्स, 34 बुक्स, तो ये आएंगे नंबर ऑफ बुक सोल्ड, और एक बुक पे 20 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट है, और माइनस करेंगे यहाँ पे 34 बुक जो अनसोल्ड रहेंगी, इसके ऊपर 30 रुपये पर बुक का लॉस भी है। तो ये वैल्यू आएगी 5900, और इसको डिवाइड बाय करेंगे 20, तो ये आएगा 295। वैसे देखा जाए तो अभी से आपको पता चल रहा है कि जो एवरेज, जो कह सकते हैं ना बढ़िया, जो सिलेक्टेड, जो आप कह सकते हो अल्टरनेटिव्स में से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है वो कौन सा है, अभी से दिख रहा है कि 17 है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं देखो प्रॉफिट कम होता जा रहा है, एवरेज प्रॉफिट।
तो अभी से मेरे को दिख रहा है कि हमें अपने पास 17 बुक्स का स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट है। बाकी आप आगे भी सॉल्व कर लेते हैं इसे। 20 बुक्स 20 ईयर्स के लिए कितनी अनसोल्ड रहेंगी, 20 के ऊपर कितनी अनसोल्ड रहने वाली हैं? ये हमारे पास रहेंगी 50 बुक्स और एक बुक पे 20 रुपये का प्रॉफिट। जो 50 बुक्स अनसोल्ड रहेंगी उस पर 30 रुपये का लॉस। 20 बुक्स 20 ईयर्स के लिए, इसमें 50 बुक अनसोल्ड रहेंगे, 20 रुपीज़ पर बुक प्रॉफिट, तो आएगा 7000 और इसमें से माइनस करेंगे 7000 तो आएगा 5500 का प्रॉफिट। इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आएगा 275। प्रॉफिट धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, प्रॉफिट धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे हम हमारे पास बुक के स्टॉक ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास आएगा 21 बुक्स 20 ईयर्स के लिए, तो टोटल बुक्स आएंगी कितनी अनसोल्ड रहेंगी 21 पे, तो हमारे पास रहेंगे 69 बुक्स और एक बुक पे 20 रुपये का प्रॉफिट है और 69 बुक्स पे 30 रुपीज़ का लॉस। 21 इंटू 20 माइनस 69 इंटू 20 ये आएगा 7020। 7020 इसमें से माइनस करेंगे तो 7020 तो ये आएगी वैल्यू 4950। 4950 इसे डिवाइड कर देंगे 20 से तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 247.5। देखो प्रॉफिट अब धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारे पास आएगा 22 बुक्स पर ईयर, तो 20 ईयर्स में कितनी, और 22 बुक्स पे कितनी बुक अनसोल्ड रहेंगी, ये हमारे पास रहने वाली 88 बुक्स और एक बुक पे 20 रुपये का प्रॉफिट। इसमें से माइनस करेंगे जो 88 बुक अनसोल्ड रहने वाली है उस पर 30 रुपये पर बुक के हिसाब से लॉस। 22 इंटू 20 माइनस 88 इंटू 20 ये वैल्यू आती है 7040। इसमें से माइनस 7040 तो ये वैल्यू आएगी 4400 और इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आएगा 220। ये लो, जितने भी हमारे पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स थे वो हमने सॉल्व कर दिए। अब बताओ कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो 322.5। तो जो मैनेजर है वो रिकमेंड करेगा बुक स्टोर के ओनर को कि आप अपने पास 17 बुक्स का स्टॉक रखो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट है। ये देखो 322.5, 17 बुक्स का स्टॉक अपने पास रखना सही रहेगा। ये था हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 27। ये इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों की बुक में कवर है ये सेम इलस्ट्रेशन। उसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 28। अ स्मॉल रिटेलर हैज स्टडीड द वीकली रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर पास्ट 200 वीक्स। पिछले 200 हफ्तों की उसने पेमेंट और रिसिप्ट को स्टडी किया और उसने ये डेवलप किया, ये इन्फॉर्मेशन निकाली 3000, 5000, 7000 12 ये होने के रिसिप्ट होने के चांसेस इतने हैं और पेमेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर, जो ये रैंडम नंबर दिए हुए हैं इनको यूज़ करो और आपको सिमुलेट करनी है वीकली पैटर्न ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द 12 वीक्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर के 12 हफ्तों के लिए कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरे 12 वीक्स हैं। अज्यूमिंग फर्दर दैट द बिगिनिंग बैंक बैलेंस इज 8000, स्टार्टिंग में जो था वो 8000 का बैंक बैलेंस था। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12 वीकली पीरियड। ये पूरा वीक एंड होने के बाद बताओ कितना एस्टिमेटेड बैलेंस पड़ा रहेगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट वीकली बैलेंस, कब सबसे ज़्यादा बैलेंस था, और एवरेज वीकली बैलेंस क्या है। कुछ भी नहीं है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 28। मैं इसे थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि अब शायद आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। पहले हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ डाटा। हमें डाटा के रेंज निकालनी है। हमें पहले आएगा हमारे पास रिसिप्ट्स, उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमारे पास आएगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और उसके बाद हमारे पास आएगी रेंज। उसके बाद हम निकालते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स में हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमारे पास आएगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और उसके बाद हमारे पास आएगी रेंज। रिसिप्ट दिया हुआ है 3000, 5000,
7,000 और 12,000। और क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी है 0.20, 0.30, 0.40, 0.10। इसका हमें क्यूमुलेटिव निकालना है, तो ये आएगा 0.20, 0.50, 0.90 और 1। और इसकी रेंज निकालेंगे तो 0 से लेके 19, 20 से लेके 49, 50 से लेके 89 और 90 से लेके 99 तक। उसके बाद हम पेमेंट्स के लिए भी सेम निकालेंगे। पेमेंट दिया हमें 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.30, 0.40, 0.20 और 0.10। तो क्यूमुलेटिव निकलेगी 0.30। उसके बाद हमारे पास आएगा 0.70, उसके बाद आएगा 0.90 और ये हो जाएगा 1। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज आएगी 00 से लेके 29 तक, 30 से लेके 69 तक, 70 से लेके 89 तक, 90 से लेके 99 तक। ठीक है, ये हमारे पास डाटा की रेंज आएगी। उसके बाद हमें निकालनी है हमारी रिसिप्ट कितनी होगी और पेमेंट कितनी होगी रैंडम नंबर्स को यूज़ करते हुए। तो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट यूजिंग रैंडम नंबर। रैंडम नंबर को यूज़ करके हमें रिसिप्ट और पेमेंट निकालनी है। वेट सेकंड। तो हम पहले निकालेंगे रिसिप्ट के लिए। रिसिप्ट और इधर हो जाएगा पेमेंट। यहाँ पे हमें हमारे पास आएगा रिसिप्ट में रैंडम नंबर और रिसिप्ट। यहाँ पे भी आएगा रैंडम नंबर एंड पेमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें रैंडम नंबर कितने दिए हैं वो हम लिख लेते हैं फटाफट से। रिसिप्ट के लिए दिया 391, 38, 55, 17 और पेमेंट के लिए इधर दिया है 61, 96, 30, 32, 03। ठीक है, इनके लिए यहाँ की यहीं निकाल लेते हैं। इसके लिए 03 कहाँ से आएगा, 19 पे से 3 आएगा तो 3000। 91 कहाँ कवर है, 91 है यहाँ पे 12,000। 38,000 कहाँ कवर है, 5,000। 55,000 इनके बीच में 7,000 और 17 कहाँ कवर है यहाँ पे 3,000। पेमेंट्स के लिए देखो मैं यहीं पे 61 के लिए है हमारे पास यहाँ 6,000। 96 के लिए हमारे पास 10,000। 30 के लिए हमारे पास 6,000। 32 के लिए हमारे पास 6,000 और 3 के लिए हमारे पास 4,000। ये थी हमारे पास रिसिप्ट्स, ये था पेमेंट, ये आएगा रैंडम नंबर और ये हमारे पास है, ये हमारे पास आएंगे रिसिप्ट्स, ये आएंगे रैंडम नंबर और ये आएंगे पेमेंट। कहाँ तक लिखे थे हमने, 17 तक लिख दिए थे, तो आगे आएगा 46, 32, 43, 69, 72, 24 और 22। और पेमेंट के लिए था हमारे पास 88, 48, 28, फिर 88, 18, 71 एंड 99। फटाफट मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। 46 कहाँ आ रहा है, 46 आ रहा है 5,000। 32 कहाँ आ रहा है, 32 भी 5,000। 43
43 आपका आ रहा है 5000, 69 आ रहा है 50 से 7000, 72 7000, 24 5000, 22 5000। पेमेंट के लिए आएगा 88 आपका आ रहा है 8000, 48 आ रहा है 6000, 28 आपका आ रहा है 4000, 88 फिर से 8000, 18 आपका आ रहा है 4000 पे, 71 है हमारा 8000 पे, एंड 99 है हमारा 10,000 पे। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में निकालना है कि आपका एवरेज बैलेंस क्या होगा और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारे पास आएगा वीक ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद हमारी आएंगी रिसिप्ट्स, फिर आएंगी हमारी पेमेंट्स, और फिर हमारा आएगा क्लोजिंग बैलेंस। कितने वीक थे? 12 वीक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन ने बताया था ये रहा। जो एज्यूम करो कि जो बिगिनिंग में जो बैंक का बैलेंस था वो 8000 था, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो फर्स्ट वीक के में 8000 है। उसके बाद जो रिसिप्ट और पेमेंट है ये हमने जो ऊपर निकाल लिया है, मैं इनको यूं क्यों लिख देता हूँ 3 12 5 7 3 7000 3000 और ये रही 5 5 5 5000 5000 और 5000। उसके बाद 7000 5000 और 5000। उसके बाद हमारे पास आएगा पेमेंट मैं सेम यही लिख देता हूँ जो ये निकाली थी ना रैंडम नंबर से, ये वाली आएंगी 6 10 6000 10,000 6000। उसके बाद फिर से 6000 4000 8000 6000 4000 8000 4 8 एंड 10। ठीक है, अब फटाफट वीडियो पॉज करके आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तो मैं फटाफट से निकाल देता हूँ इसे। 8000 प्लस 3000 माइनस 6000, ये आएगा 5000। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस वीक 1 के एंड में है, ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा वीक 2 का। तो 5000 प्लस 12000 माइनस 10000, ये बनेगा 7000, और 7000 इसका ओपनिंग बनेगा। 7000 प्लस 5000 माइनस 6000, तो ये बनेगा 6000, और 6000 बनेगा इसका ओपनिंग। तो 6000 प्लस 7000 माइनस 6000, तो क्लोजिंग आएगा 7000, और 7000 बनेगा यहाँ ओपनिंग, प्लस 3 माइनस 4, ये आएगा 6000। 6000 अब ओपनिंग बनेगा, तो 6 प्लस 5 माइनस 8, ये बनेगा 3000, और 3000 बनेगा ओपनिंग, प्लस 5 माइनस 6, तो ये आएगा 2000। 2000 बनेगा ओपनिंग यहाँ, प्लस 5 माइनस 4, तो 3000। अब 3000 यहाँ बनेगा ओपनिंग, प्लस 7000 माइनस 8, ये आएगा 2000। 2000 यहाँ, प्लस 7 माइनस 4 5000। 5000 अब यहाँ ओपनिंग बनेगा, प्लस 5 माइनस 8 2000, और 2000 ओपनिंग बनेगा, तो 2000 प्लस 5000 माइनस 10000, तो साल के एंड में बनेगा 3000 का नेगेटिव बैलेंस। 3000 का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल दिया। क्वेश्चन ने पूछा था कि
एक तो आप निकाल दो कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 12 वीकली पीरियड के एंड पे, तो क्लोजिंग बैलेंस होगा 3000 का लॉस, लॉस नहीं नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैंक बैलेंस। और एस्टिमेटेड बैलेंस व्हाट इज द हाईएस्ट वीकली बैलेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर, बताओ कब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैलेंस होगा, कब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैलेंस है। तो हमारे पास एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो हाईएस्ट बैलेंस जो है वो होगा वीक नंबर 2 के एंड पे और वीक नंबर 4 के एंड पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैलेंस होगा क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद पूछे ना एवरेज बैलेंस बताओ, एवरेज बैलेंस बताओ क्वार्टर का, तो एवरेज बैलेंस निकल के आएगा आपका एवरेज बैलेंस का मतलब एवरेज क्लोजिंग बैलेंस, तो इनका टोटल कर लेते हैं 5000 7000 6000 7 6 3 2 3 2 5 2 और -3, तो ये आएगा 45000। तो 45000 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो एवरेज जो बैलेंस आएगा वो आएगा 3750। ठीक है, एवरेज कैसे निकाला मैंने, सभी क्लोजिंग बैलेंस का मैंने टोटल कर लिया और फिर उसको डिवाइड कर दिया 12 से, टोटल नंबर ऑफ वीक्स 12 हैं तो डिवाइड कर दिया 12 से, तो हर वीक का एवरेज बैलेंस 3750 आता है। ये देखिए हाईएस्ट बैलेंस था 7000 जो कि वीक नंबर हमारे ख्याल से वीक नंबर 2 पे और वीक नंबर 4 पे था, वीक नंबर 2 पे और वीक नंबर 4 पे था, और हाईएस्ट बैलेंस जो है वो 7000 था और एवरेज बैलेंस 3750। ठीक है, और अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आपने विजिट किया है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और आई होप मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आप इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। ठीक है, जो एक बेस होता है उस बेस को मैंने आपको जो वो प्रिपरेशन करवा दिया उस बेस के लिए, अब आप आराम से इसको जो है सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। ठीक है।